पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के औपचारिक नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे, लेकिन इस समय चर्चा एग्जिट पोल के आंकड़ों पर है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक टीएमसी और बीजेपी के बीच में टक्कर है, लेकिन बीजेपी को थोड़ा सा एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में ममता बनर्जी फंस गई या उस तरीके से जवाब वो नहीं दे सकी जैसा कि जवाब वो पहले दिया करती थी। तो मनीष, सबसे बड़ी चीज़ कि बंगाल की राजनीति में अगर आप देखें तो इस समय फिश पॉलिटिक्स का मुद्दा छाया रहा। तो दर्शकों को बताएंगे कि ये फिश पॉलिटिक्स का मुद्दा क्या है। देखिए ललित, फिश यानी मछली अपने दर्शकों को बता दें। आपको पता है कि मछली जो है बंगाल के सबसे प्रिय भोजनों में से एक है। आप हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ के चितरंजन पार्क मार्केट चले जाएँ जहाँ पे फिश मार्केट है, आईएनए मार्केट चले जाएँ, कई ऐसे हैं। बंगालियों को उनके आपके दिन के भोजन के एक समय तो मछली वो खाते ही खाते हैं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव क्या रहा है? बीफ, भले ही वो दूसरे देशों में दूसरे राज्यों में बीफ के खिलाफ बोले, लेकिन वही नॉर्थ ईस्ट में उसका अरुणाचल में समर्थन खिलाफ नहीं करते हैं, बोलते। अरुणाचल में खिलाफ नहीं बोलते, गोवा में खिलाफ नहीं बोलते। फिश को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि जिस समय नवरात्र चल रहा होता है तो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कई जगह पे आसपास की जितने जो मीट मछली की जो दुकानें हैं उसको कहा जाता है कि भाई अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। ये संदेश देने की कोशिश की गई तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बन जाती है, वहाँ के लोगों का मछली व्यापार में बहुत लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे एक बहुत सारी फिश मार्केट है। तो उस ट्रेड से जुड़े हुए लोग, जो मछुआरे हैं, जो तालाब में, पोखर में जाके मछली निकालते हैं, उनके जीविका से भी जुड़ा हुआ मामला है। और जो इस खाने का पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी त्योहार हो, उसमें वो बाकी जगह आप देखेंगे कि बहुत लोग त्योहार में खाना नहीं पसंद करते, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है, वहाँ लोग पसंद करते हैं। तो बीजेपी का डर दिखाया गया टीएमसी की ओर से कि अगर अगर इनकी सरकार आ गई तो आपको वहाँ पे मछली खाना बंद करा देंगे, अंडा आपको बंद कर अंडे देंगे। खाना बंद करा देंगे। तो इस तरीके के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। तो ऑब्वियस है कि जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही है देश भर में, उसको उसका आईना दिखाया टीएमसी ने अपने वोटरों को, अपने वोट को साधने की कोशिश की। हालाँकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप देखिए किस तरीके से अनुराग ठाकुर जो है मछली खा रहे हैं, मनोज तिवारी भी। मनोज तिवारी भी। और अनुराग ठाकुर खा रहे थे तो शायद मेरे ख्याल से वो मंगलवार का दिन था। तो इस तरीके से बड़े प्रेम से, बड़े चाव से खा रहे थे। तो इस तरीके के दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें इससे परहेज़ नहीं है, मछली से परहेज़ नहीं है। तो वो वोटरों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर देश भर में जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिस तरीके से नवरात्रि के दौरान, त्योहारों के दौरान फिश या मटन या चिकन को बेचने से रोकने की कोशिश की जाती है, तो उस नैरेटिव को बताने की कोशिश की है ममता बनर्जी ने, और जिसके ज़रिए भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है। अच्छा मनीष, इसके साथ ही साथ जो फिश पॉलिटिक्स है, उसके बाद वहाँ पे काबा और काली का भी नैरेटिव गढ़ा गया। और सायोनी घोष जो कि सांसद भी हैं, बहुत ही फायर ब्रांड नेता भी हैं। बिल्कुल। तो ये पूरा मतलब प्रकरण क्या था कि काली और काबा का जो हिसाब किताब है वो क्यों आया, कैसे आया। देखिए, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब 2016 में उनकी मात्र 3 सीटें थी, 77 सीटें तक पहुँची। जिस तरीके से वहाँ ने भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में हिंदुओं को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की है। ठीक वही वो पश्चिम बंगाल में नैरेटिव सेट करने की कोशिश रही है, क्योंकि वहाँ पे घुसपैठ का मामला है। वहाँ पे आपको पता है कि मुसलमानों की आबादी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो पोलराइज़ेशन का वहाँ मुद्दा है। सैनी घोष ने एक कह दिया कि मैं देख रहा था कि काबा मेरे दिल में है और मदीना मेरे आँखों में बसते हैं। इसके ज़रिए जो है उन्होंने एक बयान तो दे दिया, लेकिन आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी चतुर राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा भी जाता है ना कि लूज बॉल अगर कोई फेंका तो हाँ, निश्चित तौर आपने पे। जहाँ उनको आपने आपने फुल टॉस, तो वो समझ छक्का लगा ही लीजिए देंगे। कि छक्का लगा ही देंगे। और वही हुआ, सैनी घोष ने बोल तो दिया, लेकिन आप देखिए किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कैंपेनिंग कर रहे थे, और उनका तो लहज़ा, उनका भाषण, चित परिचित जो उनका अंदाज़ है, उसमें उन्होंने जो है इसको काली बनाम काबा जो है से उसको जोड़ रंग दे दिया। दिया। क्योंकि बंगाल आपको पता है वहाँ पे काली माँ काली की पूजा होती है, किस तरीके से भव्य तरीके से पूजा होती है।
खुद ममता बनर्जी आप देखिए किस तरीके से वहाँ पे जो पंडाल बनते हैं, काली पूजा भक्त हैं। पंडाल बनते हैं, काली भक्त हैं और उनको वो अपने आप को उस तरीके से दर्शाने में कहीं से पीछे नहीं रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सैनी घोष के उस बयान को एक मुद्दा बनाया और इस पूरे चुनाव को काली बनाम काबा जो है, उसको रंग देने की कोशिश की। हालाँकि पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं कितना इस पोलराइज़ होते हैं, हालाँकि पोलराइज़ तो हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की इस लेवल पे अगर एंट्री हो चुकी है, 77 सीटें अगर 2021 विधानसभा चुनाव में जीतने में कामयाब रही, तो ऑलरेडी वो पोलराइज़ है। लेकिन फिर यहाँ से कितना पोलराइज़ होती है, ये देखने वाली बात होगी। उस पर से 4 तारीख को पर्दा उठेगा ललित। अच्छा मनीष, इसके साथ ही साथ महिलाओं का जो मुद्दा है उसमें 2 विषय है कि एक सिक्योरिटी का और दूसरा जो कैश ट्रांसफ़र का। तो इसको लेकर के क्या कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने मतलब 1000 से 1500 रुपए कर दिया और जब सिक्योरिटी सेफ्टी की बात कर रही थी एनसीआरबी का डेटा जो है, तो फिर बीजेपी के नेता बार-बार आरजी कर का भी मुद्दा उठा रहे थे। बिल्कुल। तो आपको जैसे जो कैंपेन हुआ और जो वोटिंग भी हुई है, उसको कैसे देखते हैं कि महिला सुरक्षा और महिलाओं को जो कैश ट्रांसफ़र, वो किस तरीके से इसको आप नरेट करते हैं? देखिए आपको पता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना जो है ऐन मौके पे लोकसभा चुनाव में 2024 में आपको याद होगा कि किस तरीके से वहाँ पे जो इंडिया ब्लॉक है उसको ज़बरदस्त उसको सफलता मिली थी। लेकिन अचानक जून में वहाँ पे लाड़की बहना योजना लॉन्च किया जाता है वहाँ पे और महायुति द्वारा और देखिए किस तरीके से विधानसभा चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल जाता है, किस तरीके से महायुति जो लोकसभा चुनाव में बहुत ही करारी शिकस्त मिली थी, वो सरकार बनाने में कामयाब होती है। वो गेम जो है भारतीय जनता पार्टी ने सब राज्यों में खेला। आपने बिहार में देखा किस तरीके से चुनाव के ठीक पहले और चुनाव में जब वोट चल रहे थे, उस क्रम में भी जो है 10,000 रुपए ट्रांसफ़र किए गए। वही नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ममता बनर्जी की जो तमाम स्कीमें हैं वहाँ पे और वो उसका सब आप उनसे ये क्रेडिट नहीं ले सकते कि उनके जो लक्ष्मी भंडार योजना जैसे एकदम। हर महिला को 1500 रुपए जनरल कैटेगरी के जनरल महिलाओं कैटेगरी को। और जिसमें बीजेपी ने कहा जो है कि सरकार में अगर आएँगे तो फिर 3000 रुपए कर देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में अपना वादा पूरा किया क्या बीजेपी ने? यही बात जो है वहाँ पर ममता बनर्जी कहने की कोशिश कर रही हैं कि जिन राज्यों में इनकी सरकार बनी है वहाँ वादा तो कर दिया इन्होंने, लेकिन क्या जनता तक डिलीवरी हुई है? और यही बात वहाँ के महिलाओं से बात करें, जो लोग वहाँ गए, जिन लोगों ने महिलाओं से बात किया, वो कह रहे हैं कि हमें 1500-1700 मिल रहा। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी तो 3000 लेकिन दीदी तो हमें दे रही है। हम मतलब आप देंगे और एक मिल रहा हाँ, है। एक मिल रहा है और आप देंगे और जिन राज्यों में आपकी सरकार है, वहाँ से आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चन में है। जैसे दिल्ली का उदाहरण वो दिल्ली दें। का उदाहरण है, लोग वहाँ पे वहाँ के टीएमसी के तमाम नेता ये उदाहरण वहाँ पे दे रहे हैं। तो लक्ष्मी भंडार योजना है, देखिए किस तरीके से उसकी सफलता मिली है और वो गली-गली तक हर महिलाओं तक उस योजना का लाभ पहुँचाने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि महिलाओं में ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी, उनकी लोकप्रियता चरम पर है। इस चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार के जीत में महिलाओं ने सबसे बड़ा रोल भूमिका बिहार में अदा किया था ललित, हम लाख एग्जिट पोल देख रहे हैं। एग्जिट पोल जो कुछ भी कह रहे हो, अभी जल्दबाजी होगी, हमें 4 तारीख तक का इंतज़ार करना होगा। महिलाएँ क्या ममता बनर्जी का अगर साथ छोड़ देती हैं, तब तो जो एग्जिट पोल में दिख रहा, वो वो सत्य होगा। औपचारिक नतीजों में नज़र आ तब्दील हो सकता है। जाएगा। अच्छा लेकिन मनीष एक चीज़ बताइए कि जैसे कैश ट्रांसफ़र की आपने बात किया कि बीजेपी ये करेगी भई 3000 देंगे और हुँ, ये कह रहे हैं कि जो वादा ये करते हैं, दिल्ली उसका उदाहरण है कि आज हुँ, तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। बिल्कुल। इसके साथ ही जुड़ा एक मसला है महिला सिक्योरिटी का। हुँ। आपको याद होगा कि आरज़ी कर वाला जो मुद्दा था, वो बहुत बड़े पैमाने पे उछला था और वो जो विक्टिम है उसकी मदर इलेक्शन भी लड़ रही हैं। तो आपको लगता है कि जो वीमेन सिक्योरिटी का मुद्दा जो है बहुत अहम है, इस चुनाव में रहा है? देखिए अगर आप स्थानीय महिलाओं से बात करें, वहाँ पे वुमेन सिक्योरिटी क्योंकि आरजी कर वाली जो घटना हुई थी, देश के कई राज्यों में इस तरीके की उत्तर प्रदेश में भी घटना होती है। कोई राज्य इस तरीके के बिहार में देखिए किस तरीके से मेडिकल छात्रा के साथ पटना में जो कुछ भी हुआ, जबकि उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, आज तक हम नहीं जान पाए। वहाँ पे एक आरजी कार वाली घटना हुई, उनकी जिसके साथ वहाँ पे जो उत्पीड़न हुआ उनकी माता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दिया है। टिकट भी दिया,
प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने कैंपेन किया, उनके रैली में, सभा में वो बगल में मौजूद थी। लेकिन एक आरजी कार के दम पे पूरे बंगाल को अगर आप इस तरीके से पेंटिंग विद अ सिंगल ब्रश आप अगर कर देंगे, क्योंकि बंगाल एक ओपन सोसाइटी है और आज से नहीं, मैं तो पिछले 2-3 दशकों से जाता रहा हूँ बंगाल में, हमने देखा है वहाँ पे किस अच्छा, तरह के मनीष, एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें भी है कि जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन बंगाल हुँ। तो काफी कम है। वो काफ़ी कम है इसलिए कि महिलाओं आप देखिए वो ओपन सोसाइटी है, रिच कल्चरल सोसाइटी है बंगाल। महिलाएँ वहाँ देर सबेर तक आप वहाँ के जो मेन इलाके मार्केट्स में आपको वो रात तक घूमते हुए वहाँ पे मिल जाएँगी। एक-आध घटना अगर वो तो राजधानी हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ भी इस तरीके की घटनाएँ होती हैं ललित, तो हम क्या कहें? निश्चित तौर पर ये एक हर राज्यों के प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय है। उसके लिए प्रशासनिक तैयारी होनी चाहिए, मुस्तैदी होनी चाहिए। लेकिन एक आरज़ीकर क्योंकि चुनाव में हम जा रहे हैं, उसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दें। दिल्ली में हमने देखा किस तरीके से 16 दिसंबर को जो यहाँ पे घटना हुई, उसको मुद्दा बनाया गया, तो यहाँ से दिल्ली से शीला दीक्षित की सरकार उड़ गई, केंद्र से मनमोहन सरकार उड़ गई। मुद्दा बना था तब भी, वही मुद्दा बनाने की, वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कर रही है। अच्छा मनीष, इसके साथ ही साथ अब हमने फिश पॉलिटिक्स, काली काबा और उसके बाद वीमेन कैश और सिक्योरिटी के बाद सबसे बड़ा मुद्दा एक एम और बचता है कि वो मतुआ और मुस्लिम। बिल्कुल। एसआईआर जो है इस पूरे चुनावी प्रक्रिया का बहुत अहम हिस्सा रहा। 91 लाख वोट काट दिए गए और ये कहा गया जो कि इससे बहुत मेजर डेंट जो है वो टीएमसी को लगेगा। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में डेंट लगेगा? ललित, सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये है, दर्शकों को बता दें कि 91 लाख जिनके नाम डिलीट हुए हैं एसआईआर प्रक्रिया में, उसमें 64% हिंदू हैं। अच्छा। 64% हिंदू हैं, यानी ये बनता है 57 लाख के करीब। भाई उनका क्या दोष था? और 34 लाख के करीब जो है आपको 31 लाख के करीब जो है उसमें मुस्लिम है, उनकी आबादी 34% है, मतलब 91 लाख में 34%, 31 लाख वो बनता है। तो हिंदुओं के ज़्यादा नाम एसआईआर में उड़ गए। अब मतवा कम्युनिटी भी इसका शिकार हुई हाँ, है। ये अहम है। ये मतुआ। अहम है जी। क्योंकि नॉर्थ 24 परगना में मतवा आपको पता है कि उनकी ठीक-ठाक वहाँ आबादी है। 3.25 लाख से ज़्यादा मतवा कम्युनिटी के नाम जो है वोटर लिस्ट से उड़ गए। जिस मतुआ कम्युनिटी को अपना बताकर भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश कर रही थी, बल्कि मैं आपको ये भी बता दें कि जो सिटीजनशिप के लिए जो उन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और बड़ी संख्या में मैं एक डेटा देख रहा था, बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, केवल 15,000 को सिटीजनशिप यहाँ पे मिली है। बंगाल में। बंगाल में। तो अभी भी काफ़ी लंबित है और उनको अपना बनाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। लेकिन क्या चुनाव में ये नैरेटिव सेट हो पाया है? फिर से मैं कहूँगा हमें 4 तारीख तक का इंतज़ार करना होगा। लेकिन मतवा निश्चित तौर पर आप अगर 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें, 2021 में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली, उसमें म मतवा कम्युनिटी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से हुई है, उनके मन में भय एक समा गया है। एक तो वो बाहर से आए, उस पर से जो है उनको सिटीज़नशिप आप नहीं दे रहे हैं और उनके नाम भी वोटर लिस्ट से उड़ गए, तो उनके मन में तो एक डर समा गया है। अच्छा मनीष, इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल है कि खास तौर से अगर आप देखें कि पूरी बंगाल की मतलब सियासत को देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महिलाओं को जैसे साधने की कोशिश भी हुई और इसके साथ साथ एक जुड़ा कि साइलेंट जो वोटर्स हैं, ये बहुत बड़ा इशू बना है कि ये जो साइलेंस है वो किसके फेवर में है और किसके खिलाफ आपको नजर आ रहा है? देखिए मैं इसको अगर दिल्ली के मीडिया के नज़र से आप देखें, तो शायद आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो एग्ज़िट पोल बता रहे हैं कि साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार 208 तक का आंकड़ा उनको दे आंकड़ा दिया है गया। एकदम। तो इसका मतलब क्या 100% वहाँ जो हिंदुओं का वोट है, वो क्या महिलाओं का वोट वो शिफ्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ? ये कहना बहुत अतिशयोक्ति होगी। तो आप एक चीज़ साइलेंट वोटर्स किसी भी स्टेट में हैं, साइलेंट वोटर्स कौन होते हैं? 8 से 10% जो होते हैं, जो उस दिन जो है जिस समय मतदान हो रहा होता है वो अपना तय करते हैं। निश्चित तौर पर हर राज्य में साइलेंट वोटर्स एक बड़ी भूमिका, क्योंकि वही ट्रांसफरेबल वोट होता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के तो अपने वोट फिक्स हैं। तृणमूल कांग्रेस के वोट माइनॉरिटी अगर 30%, 27 से 30% के आसपास मुसलमान की आबादी भी बंगाल में है, तो उन्होंने तो एक मुश्त उनको वोट दिया। किया। तो महिलाओं का क्या वोट टूट रहा है? क्या हिंदुओं का वोट छिटक रहा है? साइलेंट वोट देखिए कहना इस समय जल्दबाजी होगी, क्योंकि
ममता बनर्जी बहुत ही दमखम के साथ लड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉय किया, जिस तरीके से बड़े-बड़े आप देखिए सीआरपीएफ के जो कॉन्वॉय घूम रहे थे वहाँ पे, एक लगा जैसे क्या इमरजेंसी जैसे हालात बंगाल में एक पैदा पैदा कर कर दिए दिए गए। हैं। फ्लैग वहाँ पे मार्च हो रहा है। इस तरीके के माहौल में अगर आप चुनाव कराएँगे तो जनता के बीच क्या मैसेज आ रहा? आप कहते हैं चुनाव लोकतंत्र एक त्योहार है, एक पर्व है और पर्व में जो है इस तरीके का डरावना माहौल आप दिखा रहे हैं। संगीनों के साए में पर्व जो है। और तो इस तरीके के माहौल में अगर चुनाव होगा तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? तो बहुत सारे सवाल हैं। देखते हैं साइलेंट वोटर हमें भी इंतज़ार होगा वो किस तरफ शिफ्ट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोई भी इस मामले में जिन लोगों से मेरी बात हुई है हम इस समय कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। हमें तो 4 तारीख का इंतज़ार करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने में ललित कामयाब होती है, तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। जिस तरीके से लेफ्ट का वहाँ पे किला ढहा, ममता भी चली जाएँगी और मुझे लगता है कि अगर सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब होती है, तो वो केवल 5 साल तक नहीं सरकार उसके आगे रहेगी, भी। वो आगे भी बरकरार रहेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि बंगाल चुनाव के जो औपचारिक नतीजे हैं वो तो 4 मई को आएँगे, लेकिन बंगाल चुनाव की ख़ासियत ये रही है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है इस दफ़ा हुई है और कहीं न कहीं जैसा कि मनीष भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की गुगली में कहीं ममता बनर्जी फँसती हुई नज़र आई, ममता बनर्जी की गुगली में बीजेपी के लोग फँसते नज़र आए और इन सब के बीच अभी चुनाव मतलब मतदान होने के बाद और मतगणना से पहले चर्चा जारी है और शायद इस चर्चा को कयास जो है 4 मई को लग जाएगा उस पर विराम लग जाएगा जब नतीजे सामने आएँगे। तो इस विषय पर आपका क्या सुझाव है, आपका क्या कमेंट है, वो इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।